इकोनॉमिक्स। तो देखो सेकंड बुक चल रही थी और इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। अब तक हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं थ्योरी के और अब हमें ज़रूरत है स्टार्ट करने की चैप्टर 3। चैप्टर 3 तुम्हें याद होगा, चैप्टर 1 में हमने थोड़ा सा कृषि के बारे में पढ़ा था, है ना। थोड़ा बहुत किसके बारे में पढ़ा था? कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। वहां पर तो थोड़ी सी अधूरी इंफॉर्मेशन पड़ी थी, मैंने पहले ही बताया था। इसके बारे में चैप्टर आएगा कंप्लीट, चैप्टर 3। चैप्टर 3 के अंदर पढ़ना ही सिर्फ कृषि के बारे में, कृषि के बारे में क्या क्या सुधार हुए हैं, कृषि का महत्व क्या होता है, कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं, कृषि के समस्याएं क्या होती हैं और भारतीय कृषि की क्या हालत है और इससे होने वाले फायदे। ठीक है, तो सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुम समझ गए होंगे चैप्टर 3 का नाम क्या होगा। तो हेडिंग डाल दो चैप्टर 3 नेक्स्ट पेज से, और चैप्टर का नाम है कृषि की विशेषताएं, कृषि की विशेषताएं कॉमा समस्याएं कॉमा नीतियां। तो ये कुछ बातें हमें यहां पर इस चैप्टर में पढ़नी है। पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि कृषि क्या होती है, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। पता चले तुम्हें ये नहीं पता है कि कृषि क्या चीज है ना। तो तुम्हें मालूम है भारत के अंदर कितने ही किसान ऐसे हैं जो हर चीज, जो अनाज को उत्पादित करने में लगे हुए होते हैं। भारत के अंदर आधे से आधा जनसंख्या ऐसी है जो क्या काम करना पसंद करती है? खेती बाड़ी करना पसंद करती है। और वो खेती करती क्यों है? खेती इसलिए करती है ताकि जमीन की सहायता से, मिट्टी की सहायता से, पानी की सहायता से, बीजों की सहायता से क्या उत्पादित किया जा सके? अनाज। एक देश के अंदर जिंदा रहने के लिए जरूरत है हमें अनाज की, और वो अनाज हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मिलता है? कृषि से मिलता है। तो जब हम मिट्टी के अंदर थोड़ा बहुत पानी सप्लाई करते हैं, बीज बोते हैं और खेती करते हैं, तो उसके जरिए हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि। कहने का मतलब ये, इतना कुछ करने पर जब एक देश के अंदर अनाज का उत्पादन किया जाता है तो यही कंप्लीट प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो सबसे पहले तो नंबर 1 में कृषि की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है कि कृषि होती क्या चीज है ना। तो लिखो, तो बिना भूमि के काम चल सकता है? नहीं चल सकता। बिना बीजों के काम चल सकता है? नहीं चल सकता। बिना पानी के काम चल सकता है? नहीं चल सकता। तो लिखो, कृषि से अभिप्राय भूमि का प्रयोग करके, कृषि से अभिप्राय भूमि का कृषि से अभिप्राय भूमि का प्रयोग करके, भूमि का प्रयोग करके फसलों का उत्पादन करना है। भूमि का प्रयोग करके फसलों का, फसल समझते हो ना, फसलों का उत्पादन करना है। फसलों का उत्पादन करना है। लिख लो, जैसे गेहूं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि, है ना। और भी बहुत सारी, दुनिया भर की। सारी थोड़ी ना लिखते रहेंगे, सारी हम नहीं लिखेंगे। अब भारत की कृषि की कुछ बातें करेंगे कि अगर भारत की कृषि की बात हो रही है तो भारत की कृषि के अंदर कौन कौन सी खासियत पाई जाती है। देखो, वैसे तो ना अभी चैप्टर में आएगा बेरोजगारी, आगे एक चैप्टर आएगा बेरोजगारी, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि भारत के अंदर कितनी तरह की और कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। लेकिन अभी जरूरत है कि मैं तुम्हें एक बेरोजगारी के बारे में बताऊं जिसका नाम होता है छिपी हुई बेरोजगारी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बेरोजगारी है भाई, ये कितनी कमाल की बात है। एक तो बेरोजगारी और वो भी इंटरेस्टिंग। तो छिपी हुई
बेरोजगारी, लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पर देखकर समझना है। छिपी हुई बेरोजगारी, इसको हम बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर हम इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। खैर इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो छोड़ो। देखो नाम से ही पता चल रहा है, छिपी हुई, दिखाई नहीं देगी लेकिन है, दिखाई नहीं देती लेकिन है, जैसे मिस्टर इंडिया है ना, दिखाई नहीं देता लेकिन है, तो वैसे छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखो कैसे, मान लो तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास नहीं, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, तुम अपनी छोड़ो, किसी एक किसान की बात करते हैं। मान लो किसी किसान के पास इतना लैंड का पीस था, भूमि का इतना सा हिस्सा था, उसके पास भूमि का इतना सा हिस्सा था, और उसके घर में कितने मेंबर रहते हैं? 5, है ना भाई, पति पत्नी और 3 बच्चे, पति पत्नी और 3 बच्चे। होता क्या है, किसान चालू है, भारत का किसान तो बहुत चालू है भाई। करता क्या है, उसके पास 2 ऑप्शन है, इतनी छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, इस पर है ना वो और उसकी पत्नी दोनों काम करेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। इस जमीन के छोटे से हिस्से पर अगर वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर खेती करते हैं, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कृषि करते हैं तो आराम से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी छोटी सी जगह है, 2 लोगों के लिए काफी है। लेकिन किसान की बुद्धि है भाई, क्या करें, वो क्या करते हैं, बाकी के जो 3 बच्चे बेमतलब में खराब बैठे हुए हैं ना घर पे, लगो काम पर, इनको भी जबरदस्ती का चिपका लेंगे। होता है अक्सर ऐसा, होता है। अब मुझे बताओ, जमीन का हिस्सा था छोटा, 2 लोगों की जरूरत थी, तुमने बेमतलब में 3 लोग और लगा रखे, क्या उत्पादन क्षमता बढ़ेगी? नहीं, छोटे से जमीन के टुकड़े पर और घिचपिच हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले ही काम करने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से तुम्हारे पास छोटा सा टुकड़ा है काम करने के लिए। 2 लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह थी, लेकिन तुमने बेमतलब में 3 लोगों को लगा लिया। देखो पहले मिल रहा था 2 लोगों को रोजगार इस भूमि के हिस्से पर, लेकिन उस किसान ने 3 लोगों को और लगा लिया, अब मिल रहा है 5 लोगों को रोजगार। लेकिन क्या मुझे बताओ, सही मायने में 5 लोगों को रोजगार मिला है? नहीं, सही मायने में 2 लोग ही ठीक से काम कर पाएंगे बस, बाकी के 3 लोग तो बस वो लगे हुए हैं। रोजगार का फायदा तब होता है कि जब बंदा काम पर लगा हुआ है और साथ साथ क्या बढ़ता जा रहा है, उत्पादन, हाथों हाथ क्या बढ़े, उत्पादन भी बढ़े। लेकिन 3 लोग उत्पादन कैसे बढ़ाएंगे, वो 3 लोग और नुकसान करवाएंगे, क्योंकि जमीन का हिस्सा है छोटा, और उस छोटे हिस्से पर केवल आराम से कौन लोग काम कर सकते थे? 2 लोग, और तुमने बेमतलब के 3 लोग और चिपका दिए। दिखने में ऐसा लग रहा है कि 3 लोगों को भी रोजगार मिल गया, लेकिन एक्चुअल में उन्हें रोजगार नहीं मिला है, वो अभी भी बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उनके काम करने से और काम ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुल उत्पादन उतना ही रहेगा जितना 2 लोगों से बन रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, कम हो जाएगा। क्यों? 3 लोग यहां पर जब आ गए ना, तो बाकी 2 लोग ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। तुम खुद ही सोचो। चलो ये तो हो गया कृषि का एग्जाम्पल। ये मत सोचना छिपी हुई बेरोजगारी सिर्फ खेतों में ही पाई जाती है, किसानों में ही पाई जाती है, नहीं। अब देखो जरा कंपनी के अंदर कैसे पाई जाती है, फैक्ट्रीज के अंदर कैसे पाई जाती है। मान लो एक मशीन है, इस मशीन पर है ना ज्यादा से ज्यादा कितने लोग काम कर सकते हैं? 3। एक मशीन पर, एक मशीन को चलाने के लिए 3 लोगों की जरूरत पड़ती है। मतलब एक मशीन पर ज्यादा से ज्यादा कितने लोग काम कर सकते हैं? 3 लोग काम कर सकते हैं। लेकिन 2 वर्कर और आ गए काम के लिए, 2 वर्कर और आ गए काम के लिए, तो मैनेजर ने क्या करा, उन 2 लोगों को भी किस पर चिपका दिया? इसी मशीन पर लगा दिया, ले भाई तू भी इस पर काम कर ले। क्या उन 2 लोगों की जरूरत थी? नहीं थी। अगर वो नहीं भी आते तो भी काम बढ़िया चल रहा था ना, चल रहा था। उनके आने के बाद भी इन 3 लोगों को नुकसान होएगा। क्यों? क्योंकि जब वो 2 लोग इस मशीन पर काम करेंगे तो कभी इसको परेशानी होगी, कभी इसको परेशानी होगी, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 3 लोगों की। मशीन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है, और बेमतलब में तुमने कितने लोगों को अटैच करवा दिया? 2 लोग। वो 2 लोग सही मायने में रोजगार नहीं है, वो अभी भी बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मशीन उतना ही
प्रोडक्शन करेगी जितना पहले कर रही थी। ये जरूर कह सकता हूं कम करेगी। क्यों? क्योंकि ये दो लोग इन तीन लोगों की परेशानियों को बढ़ा देंगे, क्योंकि जगह है छोटी, कभी ये इधर खिसकेगा कभी वो इधर खिसकेगा, समझ रहे हो ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब जरा क्लास का एग्जांपल लो, मान लो इस रूम में 15-20 बच्चों की कैपेसिटी है और मैं 15-20 तक के बच्चों को मैक्सिमम समझा सकता हूं। अगर इसी रूम में 35 बच्चे और डाल दिए जाएं, और नहीं मतलब टोटल 35 बच्चे कर दिए जाए, मतलब 20 बच्चों को समझा रहा था, बढ़िया समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने उसमें 10 बच्चे और डाल दिए, टोटल बच्चे अब कितने हो गए? 30। बाकी के 10 बच्चों की वजह से उन 20 बच्चों को प्रॉब्लम होएगी, और क्या उन 10 बच्चों को, एक्स्ट्रा बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा? नहीं आएगा। है बेरोजगारी का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन जरा लॉजिक तो समझो, बात तो वही हो रही है ना, पढ़ाई की भी वही बात हो रही है। जहां पर जरूरत थी 20 बच्चों को समझाने की, वहां पर 20 को ही समझाया जा सकता है। पहली बात तो बैठने में दिक्कत हो जाएगी, मुझे समझाने में दिक्कत हो जाएगी, इतने सारे बच्चे डाउट पूछेंगे, है ना, तो आपस में तुम लोगों को भी दिक्कत होगी। तो सही मायने में समझ में तो सिर्फ 20 बच्चों को ही आ रहा है, बाकी के 10 बच्चे तो बेमतलब में बैठे हुए हैं, बल्कि उनकी वजह से बाकी के 20 बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होगी। इसे हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। लगने को ऐसा लगेगा कि 2 लोगों को रोजगार मिल गया, लगने को ऐसा लगेगा कि एक जमीन के टुकड़े पर पूरे 5 लोगों को रोजगार मिल गया, लेकिन सही मायने में सभी लोगों को रोजगार नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जबरदस्ती के लगे हुए हैं, वो काम धाम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो उनको और परेशान कर रहे हैं जो पहले सही काम कर रहे थे। समझ में आ गया ना कि क्या चीज है छिपी हुई बेरोजगारी, और ये कहीं पे भी अप्लाई हो जाती है। और भारत की कृषि के अंदर तो दुनिया भर की होती है। क्यों? क्योंकि जमीनें होती हैं छोटी और लोग होते हैं ज्यादा। एक एक परिवार के अंदर 7-7, 8-8 लोग होते हैं और जमीन का हिस्सा होता है जरा सा। तो किसान क्या करेगा भाई? किसान सोचता है कोई बात नहीं, 2-3 बच्चे बचे हुए लगा ले उन्हें भी काम पर, कुछ तो फायदा होगा, लेकिन उसमें इतना दिमाग नहीं है कि फायदा तो छोड़ो, वो नुकसान और करवाएगा खामे खा। जो लोग ठीक से काम कर रहे थे ना उस जमीन पर, उनको भी दिक्कत होने लगेगी उन बच्चों की वजह से, लेकिन किसान को कौन ये बातें समझाए? तुम्हें तो आ गई ना। लेकिन तो चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग डालो, कृषि की विशेषताएं। कृषि की विशेषताएं, ये जब मैं कृषि बोल रहा हूं ना तो समझ जाना भारतीय कृषि की बात हो रही है। कौन से एग्रीकल्चर की बात हो रही है? इंडियन एग्रीकल्चर। इसलिए मैं भारत शब्द बार बार लिखवाऊंगा नहीं साथ में, तुम समझ जाना जब कृषि की विशेषताओं की बात हो रही है तो कृषि मतलब भारतीय कृषि। ठीक है, तो लिखो पहली विशेषता, छिपी हुई, क्या? छिपी हुई छिपकली, छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी लिखो। तो बताओ, दिखाई नहीं देती किसानों को, तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो यह है गुप्त। गुप्त समझते हो ना, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, गुप्त है बिल्कुल, मुझे कैसे पता होगा। तो लिखो यह गुप्त बेरोजगारी है, यह गुप्त बेरोजगारी है जो भारतीय कृषि में, जो भारतीय कृषि में काफी पाई जाती है, जो भारतीय कृषि में काफी पाई जाती है, काफी पाई जाती है। अब वो एग्जाम्पल देना है कि एक भूमि के हिस्से पर 10 लोगों की जरूरत है और उस पर तुमने 13 लोगों को लगा रखा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
10 लोगों की जरूरत है, 13 लोगों को लगा रखा है, तो जो एक्स्ट्रा ये 3 लोग हैं, क्या ये वाक्य में रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो चलो मिल रहा है, लेकिन उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा ना, तो ऐसी रोजगारी को रोजगार क्यों बोलोगे? क्यों बोलोगे बेमतलब में? ठीक है, तो लिखो, इसी में लिखना है, यदि भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर, यदि भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर, यदि भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर, निश्चित टुकड़े पर आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, तो इससे कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा जरूर होएगा कि शायद कम हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जो बेमतलब के ज्यादा लोग लगा रखे हैं ना, वो उन लोगों के लिए परेशानी बना देंगे जो लोग ढंग से काम कर रहे थे पहले, है ना। इस रूम में 15 बच्चों को समझ में आ रहा था, तुमने 20 और भर दिए, ठूस दिए जबरदस्ती के, ना तो मैं सही से पढ़ा पा रहा हूं, ना ही बच्चे सही से समझ पा रहे हैं अब। ठीक है, निश्चित टुकड़े पर आवश्यकता से अधिक व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, तो इससे कुल उत्पादन पर, इससे कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में, वास्तव लिख लोगे ना, एक्चुअल, वास्तव में उनमें कुछ लोग बेरोजगार हैं। मतलब जितने ज्यादा लोग तुमने लगाए हैं ना, वो लगाने का कोई फायदा नहीं है, उनको बेरोजगार ही माना जाएगा। नाम के लिए उन्हें रोजगार मिला है, काम तो उनका हो ही नहीं रहा है कुछ भी। वास्तव में, वास्तव में उनमें कुछ लोग बेरोजगार हैं, वास्तव में उनमें कुछ लोग बेरोजगार हैं। यदि उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, यदि उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, मतलब जिस जमीन पर वो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे थे उन्हें हटा दो, तो हटाने से कुल उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना होगा ना उतना ही रहेगा। यदि उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, यदि उन लोगों को वहां से निकाल दिया जाए, तो कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि वो वास्तव में काम कुछ कर ही नहीं रहे थे, और कर भी रहे थे ना, जितना वो काम कर रहे थे वो दूसरे लोगों का कम हो गया, है ना, क्योंकि घिचपिच हो गई। जरा सी जमीन थी, उस पर तुमने 10 बंदे सारे बिठा दिए, तो कैसे काम चलेगा। तो पहली खासियत तो ये होती है भारत की कृषि की, कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। अक्सर किसान के परिवार में किसान को ऐसा लगता है यार इतने सारे मेंबर हैं तो क्यों ना खेती करवा लें, शायद 2 पैसे ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता पैसे ज्यादा नहीं आएंगे, पैसे तो उतने ही आएंगे। हाँ, जमीन का हिस्सा अगर अलग है, थोड़ी सी और जमीन बाकी है, तो उस जमीन पर लगाओ उन बच्चों को, ठीक है, उस पर काम करवाओ। जमीन का हिस्सा तुम्हारे पास जरा सा है और लेबर तुम्हारे पास दुनिया भर की है, तो फायदा क्या फिर। ठीक है, तो मुझे बताओ, सिंचाई, सिंचाई तुम्हें मालूम है ना,
जब हम पौधों के अंदर, फसल के अंदर क्या सप्लाई करते हैं? पानी, तो ये कहलाती है सिंचाई। सिंचाई के संसाधन आज तो खैर दुनिया भर के हैं, ऐसी बात नहीं है खामे खा मैं झूठ बोलूं भारत के लिए। सिंचाई के साधन आज तो दुनिया भर के हैं, लेकिन आज भी उतने नहीं है जितने की जरूरत है, उतने से कम है। और अगर सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में नहीं है हमारे पास, अगर हमारे पास सिंचाई के संसाधन पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं, तो कौन कमी पूरी करता है? भगवान वर्षा, है ना। यानी कि भारत की कृषि ज्यादातर किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर। यह बात तो मैं चैप्टर 1 में भी पढ़ाई थी मैंने, है ना। तो लिखो वर्षा पर निर्भरता, मतलब हम कृषि के लिए वर्षा पर भरोसा करना पसंद करते हैं। करना पसंद क्या करते हैं? करना पड़ता है, क्योंकि आज भी हमारे पास सिंचाई के उतनी अधिक मात्रा में संसाधन नहीं है जितने की जरूरत है। आज भी हमारे पास, हाँ, पहले का डाटा देखोगे तो पहले के मुकाबले तो ज्यादा ही है, लेकिन उतने नहीं है जितने की जरूरत है। तो लिखो कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। कृषि बहुत ही साधारण सी लैंग्वेज है, घर पे बस 1 या 2 बार पढ़ने की जरूरत है तुम्हें, और आसानी से बातें समझ में आने लगेंगी। कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है। कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है, इसलिए इसमें फसलों का उत्पादन, फसल होती है ना, क्रॉप्स, गेहूं चावल वगैरह, इसलिए इसमें फसलों का उत्पादन अनिश्चित होता है। इसलिए इसमें फसलों का उत्पादन अनिश्चित होता है। क्योंकि वर्षा कौन सी निश्चित है? अच्छी वर्षा होती है तो अच्छा उत्पादन होता है, नहीं होती है तो नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसमें फसलों का उत्पादन अनिश्चित, मतलब असर्टेन, कुछ कह नहीं सकते इस साल अच्छा होगा या नहीं होगा, अनिश्चित है ना। अनिश्चित का मतलब होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है पक्की तरह से, है ना, पक्का नहीं पता कि वाकई में उत्पादन अच्छा होगा या नहीं होगा, अनिश्चित होता है। यदि वर्षा अच्छी हो तो उत्पादन भी अच्छा होता है। यदि वर्षा अच्छी हो तो उत्पादन भी अच्छा होता है। वर्षा अच्छी हो तो उत्पादन भी अच्छा होता है। इसी में लिख लो अन्यथा बुरा, मतलब कि अगर बुरी हो तो बुरा होता है। ठीक है, तो लिख लो अन्यथा, एक ही शब्द में लिख लो, अन्यथा, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अन्यथा बुरा, अन्यथा बुरा, समझ जाओगे ना। मतलब अगर अच्छी खासी बारिश हो जाती है, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है तो अच्छी फसल होगी, किसान खुश हो जाएगा। और अगर अच्छी वर्षा नहीं होती है तो भाई खुश होना मुश्किल काम है। लिखो तीसरी विशेषता, तीसरी खासियत, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश की, और ये दिक्कत उस कृषि में नहीं पाई जाती, हर जगह पाई जाती। कोई भी काम करोगे, नहीं, इस तरीके से करो जो पुराने लोग करते आ रहे हैं, तेरे दादाजी करते आ रहे हैं, तेरी दादी करती आ रही है, उस तकनीक से करो, पिछड़ी हुई तकनीक। हमारे पूर्वज या जो भी है पुराने लोग, पूर्वज को छोड़ो, जितने भी लोग पुराने होते, कोई भी काम करेंगे पहले ये बोल देंगे नहीं ऐसे मत कर, खामे का नया तरीका है, ऐसे मत कर, खराब हो गया तो उस तरीके से कर जिससे तेरे पापा ने करा था, जिससे तेरे उसने करा था, दुनिया भर का। मतलब हर बार हम कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? परंपरागत, मतलब वो तकनीक जो सदियों से चली आ रही है और उसी तकनीक के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत है भारतीय कृषि की कि आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं जो पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं,
पिछड़ी हुई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, नए साइंटिफिक मेथड ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना इस चीज को, कितनी भयानक बात है। ठीक है, तो लिखो पिछड़ी तकनीक, बैकवर्ड टेक्निक्स। पिछड़ी तकनीक का मतलब बैकवर्ड टेक्निक्स, मतलब आज भी हम कैसे मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ओल्ड मेथड। क्योंकि हमें एक बात मालूम है, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने को तो सोना समझ लेते हैं, लेकिन हर पुरानी चीज सोना नहीं होती। हमें जरूरत है कि पुरानी चीजों के साथ साथ हम नई चीजों का भी उपयोग करें। अगर हम खेती कर ही रहे हैं, अगर हम कृषि कर रहे हैं, तो हमें जरूरत है कि हम नई नई तकनीकों की सहायता से खेती को और बेहतर बनाएं, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करें, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करें, थ्रेशर्स का इस्तेमाल करें। आजकल तो कटाई की मशीनें भी आ गई हैं, लेकिन उसमें भी बड़ी दिक्कत है। बताओ, हर किसान उन बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनों को खरीद लेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई गरीब है मेरी तरह। हर किसान तुम लोगों की तरह अमीर थोड़ी ना होता है, कुछ किसान मेरी तरह गरीब भी होते हैं, तो हर कोई नहीं खरीद सकता। तो मेरे जैसे गरीब किसान क्या करते हैं, पिछड़ी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखो अब इसके लिए, भारत में अधिकतर किसान निर्धन होते हैं। निर्धन समझते हो ना, गरीब, किसकी तरह, मेरी तरह। भारत में अधिकतर किसान निर्धन होते हैं। भारत में अधिकतर किसान, भारत में अधिकतर किसान निर्धन होते हैं, निर्धन होते हैं। भारत में अधिकतर किसान निर्धन होते हैं, निर्धन होते हैं। इसलिए वह कृषि में नई तकनीकों का, इसलिए वह कृषि में नई तकनीकों का, जैसे मशीनें, इसलिए वह कृषि में नई तकनीकों का, मतलब न्यू टेक्निक्स, बोर्ड पे लिखा हुआ है तकनीक, नई तकनीकों का जैसे मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जैसे मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह काफी महंगी होती हैं। प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह काफी महंगी होती हैं। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप बोलो या फलस्वरूप बोलो, परिणाम स्वरूप उन्हें पिछड़ी तकनीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उन्हें पिछड़ी तकनीकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मतलब आज भी वो खेती करने के लिए मजदूरों की सहायता लेते हैं, पशुओं की सहायता लेते हैं, है ना, हल चलाते हैं। जबकि तुम्हें मालूम है आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह है ना, मशीनें हल चलाने के लिए, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो महंगे होते हैं। ठीक है, लिखो परिणाम स्वरूप उन्हें पिछड़ी तकनीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। लिखो भारतीय किसान आज भी, भारतीय किसान आज भी मानव शक्ति, मतलब मजदूर, है ना, मानव मतलब मजदूर। भारतीय किसान आज भी मानव शक्ति तथा पशु शक्ति, मतलब जानवरों का सहारा लेता है ना, गाय भैंस वगैरह। भारतीय किसान आज भी मानव शक्ति तथा पशु शक्ति पर निर्भर रहते हैं। मानव शक्ति तथा पशु शक्ति पर, पशु
पशु शक्ति पर निर्भर रहते हैं। मतलब वो अपनी खेती में सिर्फ पशुओं का और मजदूरों का ही इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं, कोई मशीन वगैरह नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सीधा सटीक इलाज जो शुरू से चला आ रहा है, मजदूर और पशु दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत है हमारी। और कुछ किसान अगर आगे बढ़ना चाहते भी हैं तो वो गरीब है, तो कैसे बढ़ेंगे। तो चौथी विशेषता लिखो भारत की कृषि की, लघु जोतें। लघु जोतें, इसका मतलब मैं बता देता हूं क्योंकि समझ में तो कुछ नहीं आया होगा। देखो, लघु का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट, है ना। स्टैट्स के अंदर, सांख्यिकी के अंदर तुमने लघु विधि पढ़ी थी ना, शॉर्टकट मेथड, लघु विधि। खैर उसको छोड़ो। लघु का मतलब होता है छोटा, और जोते का मतलब होता है जिस जमीन पर खेती की जाती है। जिस जमीन पर एक किसान क्या करता है, कृषि करता है, उसे हम कहते हैं जोते। तो देखो होता क्या था पहले और आज भी, बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास खेती करने के लिए अपनी जमीन तक नहीं है। उनके तो छोड़ो, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको देखो जिनके पास जमीन है। जिनके पास जमीन है ना, उनके पास इतनी ज्यादा जमीन नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी जमीनें हैं। मतलब अगर वो खेती करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपने ही छोटे से एरिया में खेती करने में लगे रहते हैं। और मुझे बताओ, अगर कृषि करने का एरिया बहुत छोटा है तो ऐसी खेती करने का कोई फायदा है क्या? देश का उत्पादन बढ़ेगा? बताओ, देश का उत्पादन किस जोत पर पड़ेगा, बढ़ेगा? अगर तुम्हारा एरिया इतना छोटा है या तुम्हारा एरिया इतना बड़ा है, इतने बड़े एरिया पे ना, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े बड़े बड़े किसानों के पास होते हैं या फिर जमींदारों के पास। छोटे किसानों के पास इतनी बड़ी जमीन। तो लघु जोतों का मतलब होता है कि कुछ किसानों के पास करने के लिए जमीन तो है, लेकिन वो उतनी बड़ी नहीं है जितने की जरूरत है। ठीक है, छोटी है ना। उनके पास जोते तो हैं लेकिन लघु, बहुत छोटी छोटी। तो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी जमीनों के टुकड़े होते हैं, उन पर खेती भी नहीं हो पाती। मतलब टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उन पर कैसे करेंगे खेती, हम तो नहीं कर सकते। लिखो अब इसके लिए, भारतीय कृषि में जोतों का आकार काफी छोटा होता है। भारतीय कृषि में जोतों का आकार, जूतों का मत लिख देना, जोतों, कभी जूते लिख दो। भारतीय कृषि में जोतों का आकार काफी छोटा होता है। छोटा समझते हो ना, इतना छोटा होता है, जिसके कारण किसान के लिए, जिसके कारण किसान के लिए खेती करना, किसान के लिए खेती करना एक समस्या बन जाता है। जिसके कारण किसान के लिए खेती करना एक समस्या बन जाता है। एक समस्या बन जाता है। परिणाम स्वरूप कई किसानों का जीवन जीना भी, परिणाम स्वरूप कई किसानों का जीवन जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन जीना भी बहुत मुश्किल
हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि भारत की कृषि की एक खास बात, वो विशेषताएं ये थी, है ना। अब देखो, विशेषताएं जितनी भी हमने पढ़ी, छिपी हुई बेरोजगारी होना, है ना, वर्षा पर निर्भर रहना, ठीक है, छोटी छोटी जोतों का होना, ये विशेषताएं तो तुम्हें पढ़ ली। बताओ, एक भी विशेषता अच्छी बात को दिखा रही है क्या? वर्षा पर निर्भर अच्छी बात है, छिपी हुई बेरोजगारी होना ये भी अच्छी बात नहीं है ना, और छोटी छोटी जोतों का होना ये भी अच्छी बात नहीं है, और क्या था, पिछड़ी तकनीकों का इस्तेमाल करना ये भी अच्छी बात नहीं है। देखो, विशेषताएं होती हैं किसी चीज की खासियत, बाद में ये फैसला लिया जाता है कि वो आदत उसकी अच्छी है या बुरी है। हालांकि अभी हमने भारत की कृषि के बारे में पढ़ा है और तुमने कुछ आदतों के बारे में देखा और तुम्हें सारी ही आदतें गड़बड़ लग रही होंगी, है ना। एक भी आदत अच्छी है क्या कोई? भारत की कृषि की एक भी विशेषता अच्छी नहीं है, ये तो इसकी खासियत है बस, अच्छी है या नहीं है वो बात अलग है। अब चैप्टर का नेक्स्ट हेडिंग है कृषि का महत्व, कि अगर हम भारत में कृषि करते हैं तो कृषि का महत्व क्या है, आखिर क्यों करते हैं कृषि। तुम्हें यकीन ना हो तो मानो जरूर। देखो, मैं चैप्टर 1 जब से मैंने ये बुक स्टार्ट कराई तब से मैं ये कहता आ रहा हूं कि भारत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कृषि है। आधे से ज्यादा जनसंख्या भारत की किस में लगी भी होती है? कृषि में लगी भी होती है, जिसका एक कारण यह भी है कि आधे से ज्यादा लोग अशिक्षित होते हैं, तुम्हारी तरह, है ना, मेरी तरह शिक्षित नहीं होते, तुम लोगों की तरह अशिक्षित होते हैं, तो उनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है, कृषि करना, तो वो कृषि करने में ही लगे रहते हैं। ठीक है, तो जरूरत है कि हम कृषि का महत्व पढ़े भारत के अंदर। तो लिखो, कृषि का महत्व। तो ये मत सोचना कि भारत के अंदर पढ़ रहे हैं, किसके अंदर पढ़ रहे हैं, ये बात अंडरस्टूड है कि हम भारत की कृषि की ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार क्या लिख रहा हूं, बस कृषि, कभी तुम सोचो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बता देता हूं, कई बार पेपर में आया हुआ, ऐसे नहीं आता, कृषि का महत्व बताइए। मुझे बताओ, किसी इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, पता है ना, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, बिना रीढ़ की हड्डी के क्या हो सकता है? क्या कुछ नहीं, लटक जाएगा बंदा बिना रीढ़ की हड्डी के, है ना। रीढ़ की हड्डी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है, अगर साइंस नहीं भी मालूम है तो मेरी बात तो सुनो, किसी भी इंसान के लिए रीढ़ की हड्डी का होना बहुत जरूरी है ना, बिना रीढ़ की हड्डी के मामला गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल वही चीज कृषि को बोला जाता है। कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। और तुम सोचो, अगर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को हटा दें, कृषि को हटा दें, तो क्या भारत का क्या कोई वजूद रहेगा? खत्म भारत, रीढ़ की हड्डी निकाल दी तुमने तो भाई, है ना। तो पेपर में ऐसे नहीं आया कि महत्व समझाइए भारत की कृषि का, पेपर में ऐसा आया है कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है, मतलब तुम्हें क्या एक्सप्लेन करना था, महत्व, आखिर क्यों जरूरी है कृषि, भारत के अंदर कृषि करते ही क्यों है, क्या हमें कोई और काम नहीं है क्या कृषि के अलावा। तो देखो, हेडिंग तो तुमने डाल ही दिया है ना। अब क्वेश्चन कैसे आया हुआ है पेपर में ना, एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख लो, जो क्वेश्चन अभी भी मैंने बोला था ना वही लिखना है, लिखो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब मैं लिखने के लिए बोल रहा हूं, तो अब लिखना, पहले तो हेडिंग डाल दो, ठीक है, हेडिंग तो तुम्हें समझ में आ गया कृषि का महत्व, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे आया हुआ है वो मैं लिखवा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में वो लिख लो, लिखो, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है। पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए मतलब वर्णन कीजिए, समझाइए कैसे,
समझाइए कैसे। अगर हम कृषि को रीढ़ की हड्डी मानते हैं तो क्यों मानते हैं, आखिर क्या है इसके अंदर, क्या खास बात है। सबसे बड़ी खास बात है भारत की आधे से ज्यादा जनसंख्या इससे रोजगार लेती है, कृषि से। जो अशिक्षित लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग किससे रोजगार प्राप्त करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कृषि से प्राप्त करते हैं। तो तुम जैसे लोगों का गुजारा इसी से चलता है, कृषि से। तो लिखो पहली खासियत, आखिर क्यों रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। पहली खासियत लिखो, रोजगार। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को रोजगार प्राप्त करवाने में देश के अंदर कौन मदद करती है, कृषि मदद करती है। अगर कृषि को हटा दिया जाए तो आधी जनसंख्या उसी दिन क्या हो जाएगी, बेरोजगार, और देश का हो जाएगा कल्याण। तो लिखो रोजगार के लिए, कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। कृषि रोजगार के अवसर प्रदान करती है। भारत में 50% लोग, भारत में 50% लोग मतलब लगभग आधी जनसंख्या, भारत की आधी जनसंख्या, भारत में 50% लोग कृषि में लगे रहते हैं। लगे रहने का मतलब है काम करते रहते हैं। भारत में 50% लोग कृषि में लगे रहते हैं, कृषि में लगे रहते हैं। ये उनके जीवन निर्वाह का, अभी मैं बता दूंगा इसका मतलब, पहले लिख लो। यह उनके जीवन निर्वाह का एक मुख्य साधन है। सिर्फ इतना लिख लो, ये उनके जीवन निर्वाह का साधन है। मुख्य शब्द मत लिखना। यह उनके जीवन निर्वाह का, यह उनके जीवन निर्वाह का साधन है। निर्वाह का मतलब बता देता हूं। निर्वाह का मतलब होता है गुजारा चलाना, गुजर बसर करना। मतलब अगर कुछ किसान खेती ना करें ना, आधी जनसंख्या खेती ना करे, तो उनका जीवन गुजर ही नहीं पाएगा। उनका एकमात्र संसाधन बस यही है, खेती से अपनी जीविका कमाना, घर का गुजारा चलाना। इसे कहते हैं जीवन निर्वाह। निर्वाह करना मतलब काटना, जिंदगी काटना। ठीक है, तो उनका जीवन निर्वाह सिर्फ इसी की बदौलत चलता है। ठीक है, इसी में लिख लो। इसका एक मुख्य कारण यह है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर लोग गांव में अशिक्षित होते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि गांव में ज्यादातर लोग, गांव में ज्यादातर लोग अशिक्षित होते हैं। अशिक्षित है ना, अनएजुकेटेड पीपल, अशिक्षित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भारत के ज्यादातर लोगों को कृषि से क्या मिल जाता है, रोजगार, है ना। कृषि से क्या मिल जाता है, रोजगार। ठीक है, और दूसरी चीज, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ रोजगार ही मिलता है भाई। कृषि के अंदर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है अपने देश में इस्तेमाल किया जाता है ना। जितना भी अनाज है, जितना भी गेहूं है, चावल है, जितनी भी फसलें हैं, सभी फसलों का हमें मिल भी तो जाता है भाई। खुद नहीं उत्पादित करेंगे तो हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। इससे बढ़िया खुद ही बना लो, है ना। तो ये एक अच्छी बात है। तो लिखो, घरेलू व्यापार में योगदान। घरेलू व्यापार में योगदान, इसका मतलब ये होता है, घरेलू व्यापार का मतलब ये नहीं घर का व्यापार, घरेलू का मतलब है अपने देश के अंदर, है ना।
मतलब अपने देश के अंदर जितनी भी चीजें हम बनाते हैं उसी चीजों को, उन्हीं चीजों को खरीदने बेचने का काम खूब किया जाता है। और लोगों को क्या मिलती है इसके बदले में? इनकम, है ना। किसानों को क्या मिल जाता है? पैसा। और उन लोगों को वो चीजें मिल जाती है जिनकी जरूरत है, जैसे कि अनाज वगैरह, है ना। बिना अनाज वगैरह के रह नहीं सकते। तो घरेलू तौर पर क्या हो जाता है? व्यापार हो जाता है। कृषि का एक काम ये भी होता है। तो लिखो घरेलू व्यापार में ये कैसे योगदान देती है। लिखो, लिखो भारत, भारत में कृषि, भारत में कृषि घरेलू व्यापार में भी काफी सहायक होती है। भारत में कृषि घरेलू व्यापार में भी काफी सहायक होती है। काफी सहायक होती है। काफी सहायक होती है। भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत में लाखों लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि वस्तुओं को खरीदते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि वस्तुओं को, कृषि वस्तुएं मतलब कृषि में उत्पादित की गई वस्तुएं, जैसे कि अनाज वगैरह ना, कृषि वस्तुओं को खरीदते हैं। कृषि वस्तुओं को खरीदते हैं और इन पर भारी मात्रा में खर्च करते हैं। इन पर भारी मात्रा में, इन पर भारी मात्रा में खर्च करते हैं। भारी मात्रा में खर्च करते हैं। तो देखो अपने देश के अंदर तो व्यापार होता ही होता है, दूसरे देशों के अंदर भी हम अपना माल सप्लाई करते हैं। तुम्हें मालूम है ना, कॉफी कमर्शियल प्रोडक्ट है ना, एक वाणिज्यिक फसल है कॉफी, आसाम में बनाई जाती है और कितने ही देशों में हम लोग बेचते हैं। चाय ले लो, नील ले लो, है ना, कितनी सारी फसल ऐसी है जो हम दूसरे देशों को उत्पादित करके बेचते हैं। तो कहने का मतलब ये, हम घरेलू अपने देश के अंदर तो व्यापार कर ही रहे हैं, दूसरे देशों के अंदर भी व्यापार करते हैं। तो तीसरी खासियत लिखो, विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार में योगदान, है ना। अपने देश के अंदर तो खेती से व्यापार हो ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी हम उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनका व्यापार करना है ना। तो एक बड़ी बात है, इससे क्या होता है, हमारे देश की चीजें दूसरे देशों में जा रही हैं, दूसरे देशों को हमारे बारे में पता चल रहा है ना, जानकारी हो रही है, हम फेमस हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना, महत्व के अंदर ही तो आएगी भाई। और दूसरे देशों का पैसा फिर हमारे पास भी आएगा और हमारी भी इनकम बढ़ेगी। अगर हम ऐसा कोई उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं जो दूसरे देशों में बेचा जा सके, तो क्या हमारे पास पैसा आएगा? नहीं, है ना, क्योंकि हमने कुछ बेचा ही नहीं। तो हम बनाते हैं तभी तो बेच पाते हैं, और बनाएंगे तभी जब भारत के अंदर क्या चलती रहेगी? कृषि। अभी मैं लिखाऊंगा कौन कौन सी फसलें। तुमने तो बस ये सुना होगा चाय और कॉफी मसाले वगैरह बेचते हैं, अभी और भी बहुत सारी फसलें हैं जो हम बनाते हैं और दूसरे देशों में सप्लाई करते हैं। तो लिखो, लिखो भारत की कृषि का योगदान, भारत की कृषि का योगदान विदेशी व्यापार में भी काफी बढ़ता जा रहा है। भारत की, देखो विदेशी व्यापार जो लिखवाया है ना मैंने, विदेशी व्यापार की जगह अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल, है ना, एक ही बात है। भारत
भारत की कृषि का योगदान विदेशी व्यापार में भी बढ़ता जा रहा है। भारत की कृषि का योगदान विदेशी व्यापार में भी बढ़ता जा रहा है। भारत में चाय कम भारत में चाय कौमा काजू, काजू समझते हो ना, ड्राई फ्रूट होता है भाई, महंगा होता है काफी, तुम जैसे लोग तो खूब खाते होंगे। चाय कौमा काजू कौमा, देखो वैसे तो इंग्लिश में कॉफी बोलते हैं लेकिन हमें हिंदी में लिखना है, लिखो काजू कौमा काफी, है ना। इसको पढ़ते, इसको लिखा तो काफी जाता है, बोलते कॉफी है, ठीक है। कभी मात्रा लगा दो, मात्रा नहीं लगाते हैं, केवल एक छोटा सा ये जो भी साइन है ऊपर का ये लगा देना। चाय काजू कॉफी और मसाले आदि का निर्यात किया जाता है। चाय काजू कॉफी मसाले आदि का निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है दूसरे देशों में अपना माल बेचना, दूसरे देशों में अपना माल बेचना। आदि का निर्यात किया जाता है और ये सब चीजें कृषि से प्राप्त होती हैं। और यह सब चीजें जितनी भी मैंने लिखवाई हैं और इनके अलावा भी काफी सारी हैं, यह सब चीजें कृषि से प्राप्त होती हैं। यह सब चीजें कृषि से, यह सब चीजें कृषि से प्राप्त होती हैं, कृषि से प्राप्त होती हैं, कृषि से प्राप्त होती हैं।